नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। लाइन पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तान का टारगेट पश्चिमी यूपी। जी हां, पश्चिमी यूपी। आज की डिबेट आपको देखनी चाहिए और डिबेट देखकर अपने बच्चों को अलर्ट करें और अपने बच्चों पर ध्यान दें। खासकर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये हिंदुओं के लिए कहा जा रहा है। ये हिंदुओं के लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक नई प्लानिंग की है। पाकिस्तान ने एक साजिश रची है। खासकर हिंदू बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू बच्चों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे हिंदुओं को भी बदनाम किया जा सके कि हिंदू भी आतंकी होता है। तो आज की डिबेट इसलिए भी देखना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी एटीएस ने नोएडा से 2 ऐसे संदिग्धों को दबोचा है जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। ये महज 2 गिरफ्तारियां नहीं, बल्कि एक उस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश है जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। इनका मिशन था टारगेट किलिंग। गिरफ्तार संदिग्धों से एक तुषार चौहान, या एक बार फिर ये लाइन सुनिए, गिरफ्तार संदिग्धों में से एक तुषार चौहान है जिसका ब्रेन वॉश करके उसे हिजबुल्लाह अली खान बना दिया गया। कट्टरपंथ का ऐसा जहर घोला गया कि एक भारतीय युवक अपने ही देश के खिलाफ दहशत फैलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इस नापाक मंसूबे पर यूपी एटीएस ने पानी फेर दिया। आखिर क्यों बार बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नोएडा ही आतंकी और जासूसों की सॉफ्ट टारगेट बन रहा है? ये बड़ा सवाल है। पश्चिमी यूपी क्यों? क्या यहाँ कोई दंगे की साजिश है? यहाँ कोई बड़ा हमला करके, बड़ी प्लानिंग करके पश्चिमी यूपी को दंगों में झोंक दिया जाए चुनाव से पहले? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है? टारगेट खासकर क्यों बन रहा है पश्चिमी यूपी? क्या ये इलाका स्लीपर सेल्स और जासूसों की नई शरणगाह बन चुका है? क्या सरहद पार बैठी आईएसआई और वहां के गैंगस्टर्स ने अब हनी ट्रैप और हथियारों के बाद धर्मांतरण को अपना सबसे नया घातक हथियार बना लिया है? आज इसी मुद्दे पर हमारी ये डिबेट होने जा रही है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। ये सिर्फ 2 गिरफ्तारियां नहीं, बल्कि एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। एक ऐसा नेटवर्क जो चुपचाप भारत के भीतर अपनी जड़ें जमा रहा था और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था। इस मॉड्यूल का मकसद था देश में अस्थिरता फैलाना, हिंसक वारदात को अंजाम देना। उत्तर प्रदेश एटीएस ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मेरठ निवासी तुषार चौहान और फैजुल्लाह अली खान और दिल्ली निवासी समीर खान के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से 32 बोर पिस्टल, 5 कारतूस, 1 चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके अलावा कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत भी मिले हैं। जांच में सामने आया कि साजिश की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। आरोपी इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान से जुड़े गैंगस्टर और कट्टरपंथी तत्वों के संपर्क में आए। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने फर्जी अकाउंट बनाकर शहजाद भट्टी नाम से संपर्क साधा और धीरे धीरे इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया। इस स्लीपर सेल का मकसद था भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर कट्टरपंथी बनाना। यही नहीं, इस नेटवर्क के निशाने पर उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोग थे। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपियों को संवेदनशील जगहों की रेकी करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही टारगेटेड किलिंग, ग्रेनेड अटैक जैसी वारदातों को अंजाम देने की योजना थी। इसके बदले उन्हें 50,000 रुपए एडवांस और वारदात के बाद 2.5 लाख रुपए देने का लालच दिया गया। यही नहीं, दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी थी। पुश टू टॉक के जरिए ही दोनों आतंकी बकायदा एक चैनल क्रिएट करते थे और अपने जो आका हैं उनसे बातचीत करते थे। ये वो पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न के जरिए दोनों आतंकी लगातार जो है शहजाद से बातचीत करते थे, जो भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें भड़काने और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। कि ये एटीएस की सक्रियता का प्रमाण है, क्योंकि इंटेलिजेंस के बेसिस पर, सर्विलेंस के बेसिस पर किसी घटना के होने से पहले ही उसको पकड़ लेना, ये इस प्रकार की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी सक्रियता दर्शाती है। एटीएस को लंबे समय से इस नेटवर्क पर शक था। लगातार निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई। फिलहाल एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, पश्चिमी यूपी क्यों?
अभी आपको याद होगा एक डॉक्टर आदिल की कहानी सहारनपुर से याद आई, उसका कैसे कनेक्शन था, वो कैसे आतंकी गतिविधियों में शामिल था। तो चुन चुनकर अब पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां ISI जो हमेशा से कोशिश करती है कि भारत में बड़े हमले कराए जाएं, अब उसकी प्लानिंग का खुलासा हो रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे जल्दी से मैं परिचय करा दूं। हाजी नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए। अमितोष पारिक हमारे साथ प्रवक्ता है VHP के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कुबर निषाद है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ AK धर द्विवेदी साहब हैं और पूर्व DG हैं, UP के रहे, वो हमारे साथ जुड़ गए। द्विवेदी साहब बहुत बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी है, प्रवक्ता है BJP के, वो हमारे साथ जुड़ गए। द्विवेदी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करूंगा। कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है और खासकर पश्चिमी UP को टारगेट पर लिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। स्लीपर सेल यहाँ एक्टिव किए जा रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं अब गैंगस्टरों के भी नाम आ रहे हैं कि गैंगस्टर जो पाकिस्तान के गैंगस्टर है वो भी यहाँ के युवा। और खास ये बात ये है कि मुस्लिम युवाओं को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अब हिंदू युवा भी टारगेट पर आने लगे हैं। क्योंकि अब तक तो ये बदनाम होता था भाई हर आतंकी गतिविधि में मुस्लिम ही क्यों आता है। अब तो ये बात आ रही है कि हर आतंकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं अब हिंदुओं को भी शामिल किया जा रहा है लालच देकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में कई ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो हिंदू हैं और आतंकी गतिविधियों में ISI और उनके लोगों को सहयोग कर रहे हैं। अभी तो ये गिरफ्तार हुए हैं तुषार चौहान और समीर, जिनकी बारे में चर्चा हो रही है। मुझे याद है कि लगभग 20 दिन पहले 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को ATS ने गिरफ्तार किया था साकिब और अरबाब को। उन्हीं के साथ लोकेश उर्फ पपला पंडित और विकास गहलोत भी गिरफ्तार हुए थे। तो हिंदू बच्चों को भी रुपए का लालच दे करके इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, यह एक सच्चाई है। दूसरी बात जो आपने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गतिविधियां काफी हो रही हैं, यह भी सच्चाई है। क्योंकि ATS ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने और दिल्ली पुलिस या गुजरात की ATS ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों से कई ऐसी गिरफ्तारियां किया है जिससे ये बात प्रमाणित होती है। सच्चाई यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12-14 जनपद हैं, जिसमें मुरादाबाद है, संभल है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मेरठ, बागपत, शामली, हापुड़, ये सभी जनपद हैं जो कम्युनली सेंसिटिव है। और यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि जहां पर ऐसे तत्वों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शरण मिल जाता है, समाज में वो आसानी से छुप जाते हैं, अपनी गतिविधियां करते रहते हैं, लोगों को भनक नहीं चलती है। तो ये डेमोग्राफी मूल कारण है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि यह बातें जो मैं कह रहा हूं इतनी सर्वविदित हो गई हैं कि ATS और तमाम जो पुलिस से संबंधित एजेंसीज हैं इस बात को जान गई हैं और वो भी सक्रिय हैं। तो पुलिस की एजेंसीज की सक्रियता के कारण ये लोग पकड़े भी जा रहे हैं, ये भी सच्चाई है। इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये ISI की गतिविधि भारत के विरोध में 365 दिन चलती रहती है और फिलहाल चलती रहेगी, ऐसा लग रहा है। जी चलिए, मैं लौटूंगा, मैं BJP को जोड़ लेता हूं पहले, फिर मैं हाजी नाजिम से भी, अमितोष पारिक भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा आलोक साहब। आलोक साहब, ये कितना चिंता का विषय है, क्योंकि अभी हम पश्चिमी UP को खास कर देख रहे हैं। हालांकि ठीक है, पुलिस वक्त रहते अलर्ट है, पुलिस ATS ये शिकंजा कस रही है, लेकिन पश्चिमी UP ही क्यों टारगेट पर, कुछ आपको समझ में आ रहा है? और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि अमूमन आप लोग यही कहते थे कि हर घटना के पीछे मुस्लिमों का हाथ होता है, लेकिन अब तो हिंदू लड़के भी इसमें शामिल हो रहे हैं, धर्मांतरण करा के साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। यह कितना चिंता का विषय है? देखिए द्विवेदी जी, बहुत योग्य और इस मामले के में प्रकाश जो उन्होंने डाला है वह बहुत अच्छा डाला है, जो कि वो पुलिस से जुड़े रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं। यह बात सही है कि पूरा भारत इस समय जो है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के प्रभाव में स्लीपर सेल को डेवलप करने में कई सारे मॉड्यूल काम करते रहे हैं और उनको समय समय पकड़ा गया है। पहले सिमी के तमाम आतंकवादियों को पकड़ा गया, फिर PFI के मॉड्यूल को ध्वस्त किया, और ATS के जो भारत हमारे योगी जी की सरकार आने के बाद से
एसटीएफ हो या एटीएस हो या यूपी पुलिस हो, इन सब का संयुक्त ऑपरेशन से कई सारे मॉड्यूल को ध्वस्त किया है। आपको पता होगा कि 2021 में एक प्रेशर कुकर बॉम्ब का जो है यहाँ पर पकड़ा गया था लखनऊ के अंदर, जो अलकायदा से जुड़ा व्यक्ति था। 2017 में यूपी एटीएस ने लखनऊ में एक कार्रवाई करके आतंकवादी को पकड़ा था जो ट्रेनों में बम लगाने में एक्सपर्ट था। पश्चिमी यूपी में आईएसआई नेटवर्क को ध्वस्त किया। तो यह लालच दे करके पाकिस्तानी हैंडलर्स, जैसे अभी इसी में प्रकाश में आया है कि उन्होंने शहजाद भट्टी और आबिद भजट, ये दो नाम सामने आए हैं जो आईएसआई के लिए लोकल नेटवर्क पाकिस्तान के जो हैं ये बदमाश हैं, जो यहाँ पर भारत के अंदर स्लीपर सेल लगा करके यहाँ पर टारगेट किलिंग करके आतंक फैलाना चाहते थे। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए, नेगेटिव खबरों को प्रकाशित कराया जाए और हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ाई जाए, इसका पूरा एक नेटवर्क काम करता है जो कि हम लगातार उसको जो है बिल्कुल ठीक है सर, पुलिस करिए। लेकिन आलोक साहब आपको ये टेंशन नहीं दे रहा है कि अभी मैं हाल फिलहाल, क्योंकि देखिए अभी एक साहब से भी बहुत मैंने इस पर पहला ही सवाल इसलिए किया कि हिंदू बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, खुफिया जानकारी देने में भी बहुत सारे, एक बार आगरा में आए, कुछ बुलंदशहर से पकड़ गए अभी कुछ दिन पहले, और हम उस पर चर्चा भी कर चुके। ये चिंता नहीं बढ़ा रहा है क्या? देखिए, मुस्लिम रेडिकलाइजेशन जो है वो लोगों का ब्रेन वॉश करने में माहिर है। ये जो तुषार चौहान की चर्चा हो रही है, जो हिजबुल्लाह अली खान जिसने अपना नाम रख लिया, ये इनसे बड़ा प्रभावित था और इस नेटवर्क से जुड़ गया था। उसके पीछे क्या लालच था, पैसा था, औरत थी, कोई लड़की थी पीछे थी, या एटीएस इस पे छानबीन कर रही है और निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश करेंगे। और निश्चित रूप से हम इस तरह के किसी भी गतिविधि को यूपी के अंदर पनपने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर रखा है। देश में आतंकवादी घटना यूपी के अंदर एक भी नहीं हुई है सत्ता में आने के बाद से, और ये एक एक बड़ी अच्छी बात है। मैं आलोक जी मैं चाहते हैं कि यहाँ का माहौल खराब करें। बिल्कुल, मैं जल्दी से लौटूंगा, एक हाजी नाजिम से एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर और भी मेहमानों को जोड़ूंगा। हाजी नाजिम साहब, ये घटना क्या दिखाती है? और एक मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा हाजी नाजिम साहब, क्या आप ये दिखाएंगे हिंदू संगठनों को, बीजेपी को, क्योंकि वीएचपी से बैठे कि देखो भाई विश्व हिंदू परिषद, देखो भैया बीजेपी वालों अक्सर यही कहते थे कि हर घटना के पीछे मुस्लिम ही क्यों होता है, अब तो हिंदू लड़के भी शामिल है, ये आईना दिखाएंगे या ये कहेंगे कि भाई ये दोनों ही धर्मों के लिए चिंता का विषय है? हाँ, जयप्रकाश जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी हाँ जयप्रकाश जी, देखिए आपने सेकंड ऑप्शन जो कही थी कि दोनों धर्मों के लिए चिंता का विषय, ये काबिले तारीफ बात है। और देखिए मैं आप इसी बात की तारीफ करता हूँ। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को किस तरीके से गुमराही के रास्ते पे लाकर उनके हाथों में AK-47 दे देते या बम वगैरह दे देते, और उसी तरीके से आज हमारे हिंदू भाइयों के जो बच्चे हैं, चाहे वो सीसीटीवी में पकड़े जाते हैं, सीसीटीवी लगाते हुए जिसकी कैप्चरिंग पाकिस्तान से जुड़ी हुई होती है, या फिर अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घटना, ये बड़ी चिंताजनक घटना है कि आखिर मुस्लिम समाज के जो नवयुवक हैं जो भारत के भविष्य को आगे तय करेंगे, उसी प्रकार हमारे हिंदू समाज के जो बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो भारत को आगे ले जाने के लिए अपना अहम योगदान देंगे, ऐसे ही बच्चों को ये जो आतंकी संगठन है चिन्हित करते हैं। ये दोनों समुदाय के लड़कों को, हिंदू के हो या मुसलमान के हो, दोनों के बच्चों को ये टारगेट करते हैं और ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि भी देखिए अभी तक तो मुस्लिम के बच्चे इस तरीके की घटना को अंजाम दे देते, अब हिंदू के बच्चे भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे। ये भारत की छवि पूरी दुनिया के अंदर धूमिल करना चाहते हैं। भारत की छवि जो विश्व गुरु की बनी हुई थी, कहीं ना कहीं उस विश्व गुरु की छवि को ये खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उन्हीं नौजवान मुस्लिम भाइयों से और हिंदू भाइयों के बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, ये भारत आपका अपना है, ये भारत के सौहार्द बनाने से हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है। और किसी की अफवाहों में मत आना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में कहीं आप फंस मत जाना। तो इसलिए आपको आज जरूरत है। चलिए मैं जल्दी से अभितोष पारिक से एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। अभितोष पारिक, आपसे मेरा सवाल है, ये तो ठीक है भाई एटीएस ने अलर्ट थी, सारे उसको पर्दाफाश कर लिया, वो सब बातें हो गई, लेकिन मेरी चिंता का विषय यह है जो अभितोष पारिक चीख कर कहते थे कि भाई हर घटना के पीछे मुस्लिम ही क्यों होता है, हर डॉक्टर ही आतंकी निकलता, वो भी एक मुस्लिम पढ़ा लिखा। लेकिन अब तो हर घटना के पीछे सर मुझे जब चर्चा करता हूं तो अब गाहे बगाए मुझे जब चर्चा करनी पड़ती है तो उसमें हर हिंदू का नाम आता है, जो एक चिंता का विषय है। पारिक साहब, या आप कहेंगे कि पैटर्न बदल दिया अब?
एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे अब अपनी शुरू करता हूँ। देखिए, चिंता का विषय तो तब तक रहेगा जब तक देश में आतंकवाद पनपता रहेगा, वो चिंता का विषय इस देश के लिए रहेगा, और उसके ऊपर में कार्रवाई होगी वो थोड़ा सा सुझाव का विषय रहेगा। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, पैटर्न तो चेंज होना तय है। क्या होता है कि पहले आप किसी को भी यूज करते हैं और फिर उसकी आइडेंटिटी चेंज करके और फिर अपने रेडिकलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, वो पैटर्न चेंज करा जा रहा है जिससे एक सॉफ्ट आइडियोलॉजी क्रिएट हो। ये क्रिएट हो कि भाई ऐसा नहीं है। आप जब छंगूर मौलाना का केस देखेंगे, उसमें जो इन्वॉल्व थे वो भी कन्वर्टेड थे, आधे से ज्यादा कन्वर्टेड पाए गए थे। आप मंगलुरु ब्लास्ट केस देख लीजिए, शफीक था, उसका आईडी कार्ड प्रेमराज का मिला था। आप रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट देख लीजिए, जो मोहम्मद था उसका नाम अब्दुल नतीन ताहा था, उसकी भी हिंदू आइडेंटिटी आई थी। हेडली 2 का स्टेटमेंट है कि 26/11 के अंदर में हिंदू आइडेंटिटी फॉर टेररिज्म। तो कहीं ना कहीं पर हिंदू आइडेंटिटी को यूज करके या फिर हिंदू को फोर्सफुली करके या फिर कहीं ना कहीं उसको फोर्सफुली रेडिकलाइज करके उसको चेंज करके उसकी आइडेंटिटी को यूज करके, हमने ऐसे भी केस देखे जहां पर हिंदू आइडेंटिटी को यूज करके टेररिस्ट ब्लास्ट के अंदर में पाए गए, लेकिन उनकी आइडेंटिटी फेक निकली। मुझे लगता है कि इस तरीके के विषय के अंदर में ये जरूर सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। निदा खान का भी हमने केस देखा, तो अभी टीसीएस नासिक भी देखा, तो हमने गुजरात का भी देखा। तो अमितोष पारिक साहब, आप ये कहना चाहते हैं एक पैटर्न बदल दिया गया कि अब हिंदुओं को ऐसे बदनाम कर जाए, क्योंकि अक्सर मुसलमानों का नाम आता था, तो इस पैटर्न से आप इन लोगों को जोड़िए, आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली हाँ, मैं यही कह रहा हूं। छंगूर के अंदर में देख लीजिए, पुणे ब्लास्ट का केस देख लीजिए, रामेश्वरम देख लीजिए, मंगलुरु देख लीजिए, 26/11 देख लीजिए। अब्दुल नईम का स्टेटमेंट है कि वी यूज एज ए हिंदू आइडेंटिटी। तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि हिंदू आइडेंटिटी यूज करके टेररिज्म को प्लॉट किया जाता था। अब हिंदू को फोर्सफुली किसी प्रकार से रेडिकलाइज करके या फिर उसको फोर्सफुली कोर्सिंग करके यूज करा जा रहा है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। चिंता का विषय नहीं आप लोगों के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए चिंता का विषय तो देश के लिए है, हमारे लिए क्या पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि एक तरफा तो कन्वर्जन की राह पे चलते आ रहे थे ये लोग। अरे आप देश के लिए, आप फिर हिंदू हिंदू क्यों चिल्लाते हैं? अमितोष पारिक, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आपको कहना चाहिए हाँ हिंदुओं के लिए चिंता का विषय ये कि हमें बचाना है हिंदू युवाओं को। पहुंच पाई है, हाँ मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पाई। चिंता का विषय इसलिए है कि जिस तरह से सैफरन टेररिज्म के नाम को इन लोगों ने कॉइन किया था, उस सैफरन टेररिज्म के मॉड्यूल को खत्म करके जिस तरह से हिंदू आइडेंटिटी को यूज कर रहे थे, रामेश्वरम ब्लास्ट। पारिक साहब, आपने जब कहा, मैंने कहा चिंता का विषय है या नहीं, आपने कहा देश के लिए चिंता का विषय है, तो विश्व हिंदू परिषद के लिए क्या चिंता का विषय है? फिर मैंने तो शुरू ही से कहा था कि पूरे देश की चिंता का विषय मैं तो एक एंकर के तौर पर कह रहा हूं, मुझे तो चिंता का विषय है। मैं जब भी ये डिबेट करता हूं कि हिंदू लड़के आ रहे हैं, आपने तो नहीं कहा, आपने नहीं कहा ये तो देश के लिए, देश कौन देखे फिर, कौन देखे देश? चलिए जल्दी से हाजी नाजिम एक रिएक्शन, फिर मैं कुमार निषाद का करूंगा जल्दी से। कुमार साहब आ रहा हूं, बस एक रिएक्शन अभी। हाजी नाजिम कुछ कह रहे हैं? जयप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अमितोष भाई ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्रोपेगेंडा को यहाँ फैलाने की कोशिश करी है, जबकि ये दोनों हिंदू हो या मुस्लिम हो जो इस गुमराही के रास्ते पर चल रहे, ये देश के लिए हर चिंता का विषय है, हर दोनों समुदाय के लिए। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारत की जासूसी करने वाले, दहशतगर्द मुल्क तक पहुंचाने वाली खुफिया बातों को वो कौन लोग थे? अभी तक किसी मुस्लिम का नाम आया कि मुसलमान ने जासूसी करी है देश की और खुफिया बातें दहशतगर्द मुल्क तक पहुंचाई, किसी मुस्लिम का नाम आया? लेकिन मैं वही कहता हूं कि ये जो अधूरा ज्ञान होता है ना अमितोष भाई का, विश्व हिंदू परिषद वाले जो है, ये अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं देश के लिए घातक हो सकता है। आज हमें चिंता का विषय, हमें चिंता करने की जरूरत है, अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। अगर आज ध्यान नहीं देंगे तो हमारे बच्चे उस रास्ते जो मेरा काउंटर ओपनिंग में स्टेटमेंट में दूं या मेरे मैंने कहा आज हम अपने बच्चों को समझाने के बुझाने की जरूरत है, क्योंकि ये देश हमारे अपने बच्चों का, हिंदू भाइयों के बच्चों का, मुस्लिम भाइयों के बच्चों का। अगर आप इनको गुमराही के रास्ते पर अगर सपोर्ट करेंगे कि पारिक साहब जल्दी से कहिए, पारिक साहब अमितोष पारिक, क्योंकि देखिए कुमार जी मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कुमार निषाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर की एक स्टेटमेंट ही बोले ना जासूसी के अंदर में, मुंबई में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो शेयर करा गया था टेररिस्ट प्रोपेगेंडा और ऑपरेशन सिंदूर की डेफिनेशन और ऑपरेशन सिंदूर के सारे मॉड्यूल सोशल मीडिया की साइट पे दे रहा था। मुझे लगता है कि उस विषय पे ना जाके इस चीज पे आ जाए कि पैटर्न हैज बीन चेंज्ड फॉर द टेररिज्म ईदर बाय कन्वर्जन ऑफ हिंदूज इन द कार ऑफ रेडिकलाइजेशन और यूजिंग द हिंदू आइडेंटिटी इन द कार ऑफ रेडिकलाइजेशन। दैट नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। देश को जो खुफिया बातें हमारे देश के जो विदेशों तक पहुंचाते हैं वो कौन लोग हैं? अरे भाई उनको फांसी होनी चाहिए देश के अंदर, और आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है मैं आ रहा हूं। कुमार निषाद ये मामला देखिए, ठीक है हम बात कर रहे हैं, हमारी पुलिस
अलर्ट है, एटीएस अलर्ट है, पकड़ रही है, सरकार एक्टिव है कि भाई ये चीजें नहीं हो पा रही है। और सच यही है कि यूपी में कोई बड़ा आतंकी हमला अब तक नहीं हुआ है। अंदर अगर देश की बात करें, लाल किले को जब हुआ था उसको अलावा देश के अंदर मैं कहूंगा, कश्मीर को आप छोड़ दीजिए, वहां तो हुए, लेकिन देश के अंदर कोई बड़ा हमला नहीं हो पाया इस सरकार में। आप इसे कैसे देखते हैं? इसे आप इस नजरिए से देखें जो पारिक साहब कह रहे हैं कि पैटर्न बदल गया, या हम इस नजरिए से देखें भाई मुसलमानों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, अपने बच्चों को अलर्ट करिए और हिंदुओं को भी अलर्ट करने की जरूरत है? जयप्रकाश जी, आप बड़े विद्वान जर्नलिस्ट हैं और आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि दोनों को अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन बात मैं शुरू करूंगा नरेंद्र भाई मोदी के 12 साल पुराने बयान से। उन्होंने कहा था समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में, और ये सारी समस्या की जड़ दिल्ली है। क्योंकि ये देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उनके हाथ में है। देश के अंदर हम तो ये मानते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। भले ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने एंगल से बार बार इसमें पाकिस्तान और मुसलमान का एंगल जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन हम मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि देश का पहला आतंकवादी अगर कोई था तो नाथूराम गॉडसे था, तो किस धर्म से जोड़ा जाए? और बात जब आती है भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, देश के साथ गद्दारी करने वाला प्रदीप कुरुलकर, बाटला में ये लोग थे, कौन से आतंकवादी थे? उसके आगे बढ़ोगे पहले के अलावा बाटला का एनकाउंटर में होने वाले यासीन मलिक को आगे बढ़ाने वाले की बात करो। प्रदीप कुरुलकर तुम्हारा बाप क्या जो आतंकवादी था, जो डीआरडीओ मेरे भाई अपनी भाषा को संयमता में रखो। टीवी का शो है ये, सड़क पर चलने वाला शो नहीं है। अपनी जो भाषा है ना उसको अपनी जगह दिखाएं। 84 में सिद्धू को मरवाने वाले कौन था? चितपवन ब्राह्मण को मरवाने वाले कौन थे? बाटला पे रोने वाले कौन थे? यासीन मलिक से हाथ मिलाने वाले कौन थे? बुरहान वानी के साथ जाने वाले कौन थे? आतंकवादी परिवार को स्कॉलरशिप देने वाले कौन थे? तो छोड़ो वो विषय, तो इस देश के अभी जो वर्तमान घटना एक ही चीज रख के हर डिबेट में एक अरे क्यों बढ़ती है भाई? अमितोष पारिक जी, एक बार बात पूरी हो जाए फिर मैं इस पर बीजेपी से नहीं, फिर मैं मौका दूंगा ना। हम गए के 84 के ऊपर में, चितपवन के ऊपर में, वो जाएंगे तो डिबेट नहीं जाएगी। अगर नाथूराम गॉडसे को कह रहे हैं तो उस पर आपको क्यों आपत्ति हो रही है सर? तो भैया आपके कोई आइडियल थोड़े थे वो। बुरहान वानी कह रहा हूं तो दिक्कत क्यों हो रही है? नाथूराम गॉडसे के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट कर दिया तो क्यों दिक्कत हो गई? तो 84 में चला तो नाथूराम गॉडसे पे डिबेट है क्या? एक बात ठीक है अमितोष कुमार निषाद की बात पूरी हो जाए फिर आएंगे। ठीक है, जल्दी कुमार निषाद रखिए बात पूरी रखिए। प्रदीप परुलकर जो डीआरडीओ का एक साइंटिस्ट था और जिसकी 3 पीढ़ियां आरएसएस से जुड़ी हुई थी, देश की सूचनाएं लीक करने के आरोप में एटीएस ने उसको पकड़ा। ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना बीजेपी आईटी सेल का नेता पाकिस्तान की आईएसआई से पैसे लेता था, बकायदा सतना में उसको एटीएस ने पकड़ा। ये आरएसएस के आतंकवादी है। बलराम सिंह बजरंग दल का जिला संयोजक पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं भेजता था, ये एटीएस के ने से पकड़ा। तो वास्तव में मोदी जी ने जो कहा था ना कि देश की जो सारी समस्या है वो दिल्ली में है, यह बात साबित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, तो यहाँ हिंदू मुसलमान करके ये लोग अगर चाहेंगे कि इसे बचना चाहे तो बच नहीं सकते। सवाल खड़ा होता है कि भारत का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। ठीक है, आलोक अवस्थी से एक रिएक्शन ले। आलोक साहब कुमार निषाद बात का जवाब देंगे। जयप्रकाश जी एक अंतिम बात और कहूंगा, बार बार देश के अंदर घटनाएं होती है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे दिल्ली में हो, लेकिन देश में आतंकवादी घटनाएं होती है, बात साबित करती है कि देश। मुझे डर लग रहा था कहीं ये खुद ही ना फट जाए बम के तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से कुमार निषाद डिफेंड कर रहे हैं आतंकवादी घटनाओं को और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से बॉम्बे बम विस्फोट के बाद कांग्रेस ने इसको हिंदू आतंकवाद से जोड़ा था और भारत की सेना जब कार्रवाई करने के लिए कह रही थी पाकिस्तान के ऊपर, तो ये गद्दार इनके जैसे गद्दार लोगों ने उस समय जो है हाथ बांध दिए और पाकिस्तान पे हमला करने के लिए कोई छूट नहीं दी। मोदी जी ने कहा कि घर में घुस करके मारो, वो एक गोली मारो तो तुम गोला मारो, वो दो आतंकवादी भेजेंगे तो उनके जाकर उनके पूरे 100 के 100 300 आतंकवादियों को तबाह कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये बड़ा अंतर है कि हम आतंकवादियों को घर में घुसकर मारते हैं, पाकिस्तान के घर में घुस के मारते हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने में जुटे हुए हैं।
ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। जितनी भी बड़ी आतंकवादी देश हुई है, मुसलमान उसमें नहीं, कुमार निषाद ठीक है। कुमार निषाद साहब, आप कह रहे हैं, आप आलोक जी, मैं आपकी बात को ठीक है भाई, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब बताइए ना, यूपी में कोई बड़ा हमला तो नहीं हुआ, सारे जो चीजें उनको कहीं ना कहीं पहले ही डिकोड कर लिया जा रहा है, पहले ही उन चीजों को पकड़ लिया जा रहा है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, पड़ गई है। शायद इस देश का समाजवादी पार्टी सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे छोड़े गए थे। आतंकवादी एक लू लगने से मर गया तो दो डीजीपी रहे विक्रम सिंह जी और ब्रजलाल के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया था, 40 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था कि लू से कैसे मर गया। इतने हिमायती थे आतंकवादियों के। बम फोड़ करके बनारस में संकट मोचन मंदिर हो, लखनऊ में बम विस्फोट हुआ हो, अलीगढ़ में बम विस्फोट किया हो, सीआरपीएफ कैंप में बम विस्फोट किया, उनके मुकदमे समाजवादी पार्टी ने छोड़े थे और समाजवादी पार्टी के ठीक है। कुमार निषाद रुकिएगा, आलोक साहब रुकिएगा जल्दी से, हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं एक के दर साहब के पास रुकिए। कुमार निषाद साहब, हो गई बात अब, ठीक है। कुमार साहब, आपको काफी मौका दिया, ठीक है। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं। कुमार निषाद फट जाएंगे बम की तरह, हमको लग रहा है। भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं बेइंतहा मोहब्बत, जयप्रकाश जी आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं अपने मुल्क के वजीर आज़म माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और देश सुरक्षित हाथों में। 12 साल से हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना भारत के अंदर नहीं घटी, लेकिन क्या वजह है कि आखिर ये जो हमारे हिंदू बच्चे हैं या मुस्लिम बच्चे, इन बच्चों को पाकिस्तान अपने निशाने पे ले रहा है और इनको ऐसी गतिविधियों में लिप्त कर रहा है जिससे भारत आने वाले वक्त में भारत को नुकसान हो। तो इस बात पे भी गौर फिक्र करने की जरूरत है। हमारे अपने हिंदू बच्चों को भी बचाने की जरूरत है, अब मुस्लिम बच्चों को भी बचाने की जरूरत है, ना कि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने की जरूरत है। ऐसा एलिगेशन मत लगाइए, क्योंकि आज हमें भारत को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित करने की सख्त जरूरत है। जयप्रकाश जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल। अमितोष पारिक, एक हम पैटर्न पर बात करें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर देखिए आलोक जी ने भी बता दिया कि हम अलर्ट है, सीजे हो रही है, लेकिन एक क्या आपको लग रहा है कि हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश हो, इसलिए एक पैटर्न बदला? क्योंकि अमूमन यही होता था कि भैया हर घटना के पीछे मुस्लिमों का हाथ होता है, और अब तो मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा इस तरीके तेजी से एक साथ एक सिस्टम ऐसा दिखने को लग गया कि भैया हर घटना के पीछे एक हिंदू का हाथ आ जाता है। एग्जैक्टली, सवाल में जवाब छुपा है कि भैया हर घटना के पीछे या तो हिंदू का नाम ले लिया जाता है, या एक मुस्लिम आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी क्रिएट करके टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देता है, या फिर उनको फोर्सफुली यूज करा जाता है, या उनको कन्वर्ट करके रेडिकलाइज करा जाता है कोर्जन के माध्यम से, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आता है। तो देखिए कुछ उदाहरण, तो वो उदाहरण गिराने की जेपी मुझे जरूरत भी नहीं है कि कितने उदाहरण थे, चाहे एमयू का हो गया, गुजरात का हो गया, पुणे का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, अलवर का हो गया, यूपी का हो गया, गाजियाबाद का हो गया, अनेकों है। एएमयू का हुआ तो 3 तो मेरे को याद है, एजुकेटेड मुस्लिम पकड़ में आए थे। एक तो पीएचडी कर रहा था जामिया इस्लामिया से, कंप्यूटर साइंटिस्ट था, और एक इंजीनियर था फ्रॉम एनआई से। तो मुझे लगता है कि वो तो कर ही रहे थे। हमने डॉक्टर का भी सेल देख लिया, हमने एजुकेशनिस्ट का भी देख लिया, हमने रिसर्च स्कॉलर्स भी देख लिए, तो हमने अनएजुकेटेड भी देख लिए, लेकिन फिर उसको यूज करा गया। अब 4 उदाहरण मैं आपको देता हूं जो मैंने शुरू में भी दिए थे। बड़ी गंभीरता से मैं उनको इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वही पैटर्न पहले भी देखने को हमें मिला है, जहां पर हिंदू आइडेंटिटी यूज करिए। समीर चौधरी नाम किसने रखा था अपना? मुंबई के अंदर में जब 26/11 हुआ था तब इसने कसाब ने अपना नाम समीर चौधरी रखा हुआ था, आइडेंटिटी उसकी यही पाई गई थी। शफीक अपना नाम क्यों प्रेमराज रख लेता है? क्यों फिर रामेश्वरम ब्लास्ट के अंदर में क्यों अपना नाम अब्दुल नसीम ताहा जो है वो चेंज कर लेता है? फिर क्यों हेडली बोलता है अब्दुल नईम जो है कि वी यूज हिंदू आइडेंटिटीज फॉर द टेररिज्म प्लॉट? क्यों बेंगलुरु ब्लास्ट के अंदर में अक्यूज यूज करते? तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं आप देखिए, फिर तो वो जो कांग्रेस कहती थी ना, कांग्रेस का आपने सुना होगा अमितोष पारिक कि भगवा आतंकवाद होता है, भगवा आतंकवाद भी होता है। ये कांग्रेस का एक था ना, आतंकवाद तो कॉइन करने का प्रयास किया था ना। हाँ, कांग्रेस ने कहा था ना, ये कोर्ट ने भी बता दिया। 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह एक बुक को अनाउंस करते हैं जिसके अंदर में आरएसएस कॉन्स्पिरेसी 2611 आ जाती है, लेकिन पता चलता है उसमें तो कोई रोल ही नहीं, और रोल तो इनके था जिसके कार्यकाल के अंदर में लगातार तरीके से 15 दिन तक एक आतंकवादी भारत में घूम रहा था। तब कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी थी? इन्हीं की सरकार के अंदर में एक बॉम्ब प्लॉट कर दिया जाता है ये शो करने के लिए कि मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट।
तो मुझे लगता है कि एन आइडेंटिटी शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन वेदर इट वाज कोर्स। चलिए, लेकिन ये चिंता का विषय है। मैं एक इधर साहब ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप हिंदू मुसलमान होगा, विपक्ष करता रहेगा, लेकिन एक इधर साहब इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, सरकारें चाहे कोई भी हो, सरकार तो ये करेगी भाई खुफिया एजेंसियां, पुलिस, एटीएस की एक सिस्टम को तोड़ा जाए, लेकिन बहुत सारे जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बहुत सारे हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत सारे मौलाना है, बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन्हें अपने समाज की जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों को लेनी पड़ेगी ना भाई। उन लोगों को जागरूक किया जाए, बच्चों को जागरूक किया जाए। अगर मुस्लिम आतंकवादी निकल रहा है तो उसको रोका जाए, और हिंदू निकल रहा है हिंदू को रोका जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं। सरकार को दोष देने या किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को दोष देने के बजाय अपने ऊपर भी देखने की आवश्यकता है कि हम ये देखें कि हमारे परिवार के बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं। पहली बात ये कहनी थी। एक बात और हमें कहनी थी जो मैं सुन रहा हूँ, ये कहा जा रहा कि एक पैटर्न पर ये हो रहा, एक पैटर्न पर ये हो रहा, कई बार ये चर्चा हुई। मेरी जो समझ है, आईएसआई या पाकिस्तान के लोग जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, वो भारत बड़ा देश, बहुत बड़ा देश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैटर्न पर काम होता है भारत के विरोध में, एक पैटर्न पर नहीं होता है। तो मुझे एक बात ये भी कहना है, कहीं पर जो है जो पैटर्न इस्तेमाल होगा तो दूसरी जगह दूसरा पैटर्न, तीसरी जगह तीसरा पैटर्न। अभी हम लोग जानते हैं कुछ महीने पहले जो डॉक्टरों का गिरोह वहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, वो उसमें अलग तरीके से काम कर रहा था, कहीं धर्मांतरण का प्रयोग किया जाता, कहीं धन का लाभ। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए, चिंता का विषय ये तो है कि देखिए हम जो आतंकियों के नेटवर्क को कहीं ना कहीं पकड़ रहे हैं वो तो सफल हो रहे हैं, ये तो सरकार पुलिस ठीक करे, लेकिन चिंता का विषय ये है कि भाई हिंदू भी बच्चे शामिल हो रहे हैं और मुस्लिम बच्चे भी। ये कहीं ना कहीं दोनों धर्मों के लिए है। अब ये नहीं कहेंगे कि भाई फलाने मुस्लिम क्यों आतंकी निकलते हैं, तो कह सकते हैं कि आतंकी का मजहब नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए नमस्ते। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।